लोग फिर आगे बात बढ़ाते हैं, विच वॉज द हिस्टोन वेरिएंट्स। द हिस्टोन वेरिएंट एक्चुअली क्या होते हैं? द कोर हिस्टोन्स आर अमंग द मोस्ट कंजर्व्ड यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। तो बात हुई थी कि कोर हिस्टोन में H2A, B3, 4 होते हैं। 3 और 4 जो है दे आर द कंजर्व्ड हिस्टोन। और कंजर्व का मतलब भी आप लोगों को पता होगा कि सभी वैरायटी, चाहे लोअर हायर ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा सीक्वेंस या चीज जो वो प्रेजेंट है सभी में पाई जा रही है, तो दोज आर कंजर्व्ड प्रोटीन्स और सीक्वेंसेस। Therefore, the nucleosome formed by these proteins are very similar in all eukaryotes. ठीक है, so this is the same what I have spoken right now. But there are numerous histone variants. पर धीरे धीरे बहुत सारी अब जो है डिस्कवरीज चल रही है। और 2021 की अगर recent review papers देखें तो बहुत histone variants का अब कलेक्शन आ चुका है, जहां पे अलग अलग हिस्टोन वेरिएंट्स भी अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा कि यस दे आर B3 और 4 थे, राइट, H2A, B3, 4। तो अब जो है इनको रिप्लेस करके कोई ना कोई नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, डिस्कवरीज होती जा रही है। और इन नए वेरिएंट्स का भी अपना एक जीन रेगुलेशन में रोल है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस इस बारे में थोड़ा किया था। Such unorthodox histone, तो obvious सी बात है, these are orthodox histones and the new histone variant can be termed as unorthodox histones, and they can be replaced one of the 4 standard histone to form alternate nucleosome। तो इनका स्पेसिफिकली रोल क्या होता है? हम लोग को पता है कि ये जो 4 हिस्टोन है ये डबल यूनिट्स में कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं और एक्टामर हिस्टोन बनाते हैं। तो इसमें से कोई एक को निकाल के क्या कर सकते हैं? हम नया न्यूक्लियोसोम बना सकते हैं। और ये ऑल्टरनेट न्यूक्लियोसोम क्या करने में हेल्प करेगा? कुछ और स्पेसिफिक जीन्स को रेगुलेट करने में मदद करेगा, क्योंकि उसमें नए मॉडिफिकेशंस होंगे। नए मॉडिफिकेशंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नए हमें एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, या नए या कुछ अलग समय पे कुछ चीजों का एक्सप्रेशन करना है तो वो देखने को मिल सकता है। Such nucleosome may serve to demarcate particular regions of chromosome or confer specialized functions to the nucleosome into which they are incorporated। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमने बात की कि वो उनका कुछ और स्पेशलाइज फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे जीन रेगुलेशन या कुछ स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करने में, या कुछ स्पेसिफिक टाइम के समय कुछ स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये चीजें हो सकती हैं। नए हिस्टोन वेरिएंट्स आ सकते हैं पुराने को रिप्लेस करके। Several histone variant exist for H2A, B3, but only one variant has been reported for H4। तो इनके लिए तो कई आए हैं, पर इसके लिए एक ही रिपोर्ट किया गया है। हिस्टोन वेरिएंट इंक्रीज द डाइवर्सिटी एंड डायनेमिक्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नई चीज का आना क्या करता है? वो डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है और डायनेमिक को भी क्रिएट करता है। डाइवर्सिटी भाई कई तरह की, अगर हमारे पास और अभी न्यूक्लियोसोम सिर्फ बोला कि ये 4 हिस्टोन्स के बने होते हैं, 4 हिस्टोन्स के, पर अगर और हिस्टोन्स 4, 5, 6 और भी हिस्टोन्स आने लगे तो इससे क्या होगा? डाइवर्सिटी बढ़ेगी। जब डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? और डायनेमिक आप काम कर पाएंगे। ठीक है, नए नए कॉम्बिनेशन को जनरेट कर पाएंगे, और ये नए कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? नए नए कॉम्बिनेशन जनरेट हो पाएंगे। किसके कॉम्बिनेशन जनरेट हो पाएंगे? हिस्टोन्स के जनरेट हो पाएंगे। और ये जब नए हिस्टोन्स जनरेट होंगे तो नए हिस्टोन मॉडिफिकेशंस जनरेट होंगे। जब नए हिस्टोन मॉडिफिकेशन जनरेट होंगे तो जीन रेगुलेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको ऑन ऑफ करने की और आप और ज्यादा कर पाएंगे, और स्पेसिफिक रेगुलेशन आप कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा, और जैसे हमने समझाया था कि अगर आप कोई इवेंट करते हैं तो उसमें जितने ज्यादा लोग होंगे और जितनी ज्यादा लोगों को आप एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देंगे तो वो इवेंट उतना ही सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये डायनेमिक और डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये इसकी खास एक अप्रोच हो गई। एंड प्ले एसेंशियल रोल इन एपिजेनेटिक जीनोम रेगुलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एपिजेनेटिक जो हम लोग बात करते हैं, एपिजेनेटिक चेंजेस, एपिजेनेटिक वेरिएशन, एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा कि ये जो है जीनोम रेगुलेशन में हमें नई एपिजेनेटिक्स देखने को मिलेगी और हमारे जो डायनेमिक्स हैं वो और बढ़ेंगे।
राइट। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चेंजेस, नए एपिजेनेटिक चेंजेस होंगे, नए वेरिएशंस क्रिएट होंगे, तो नए एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी। कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी भाई? हिस्टोन मॉडिफिकेशंस नए हम लोगों को देखने को मिलेंगे। Numerous nucleosome structures containing histone variants have been elucidated. These structures have provided important information toward unveiling the mechanism of epigenetic genome regulation. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि हाँ व्हाट इज एपिजेनेटिक, और एपिजेनेटिक्स में जो भी नए चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू डीएनए कोडिंग सीक्वेंसेस, क्योंकि वो हेरिटेबल हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एपिजेनेटिक जो रेगुलेशंस होते हैं वो क्या है, डीएनए सीक्वेंस से डायरेक्टली कोरिलेट नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये एपिजेनेटिक चेंजेस क्या है, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई नए वेरिएंट्स क्या करेंगे, नए वेरिएशंस लाएंगे, नए इंफॉर्मेशन लाएंगे, तो नए रेगुलेशन होंगे। सेम वही बात को नए स्टेटमेंट्स में कहा गया है इन कंटेस्ट विद एपिजेनेटिक। कुछ एग्जांपल्स जो हिस्टोन वेरिएंट्स के हैं जो आप देख सकते हैं कि ये जो वेरिएंट्स है, जैसे H2AX है, H2A के जो वेरिएंट्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं H2A के वेरिएंट। जैसे अभी कहा H4 का एक ही है पर H2A B3 के कई हैं, तो H2A, तो H2AX हो गया, H2AZ1, Z2 मैक्रो, H2A, H2AJ, H2AB, और उनका जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने काफी एंड पर रेगुलेशन, रिप्रेशन, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, यूक्रोमेटाइजेशन पे बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आई थिंक आप लोग फास्टली उतना उसको टाइम दिया इसीलिए गया कि अब जो चीजें हैं अब आप इसको फास्टली इंटररिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो क्या क्या इसका रोल है Z.1, तो ये इनके रोल्स हैं। Z2 का ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में रोल है, मैक्रो H2A का सप्रेशन में रोल है, तो ये खास हो गया मैक्रो H2A, तो इसको आपने ध्यान में रखा। J जो है मेन प्रोलिफरेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऐसे जीन को एक्सप्रेस कर रहा है ये वेरिएंट जो कि प्रोलिफरेशन या इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पे है रेगुलेशन, तो मान लीजिए सभी के लिए वर्ड यूज हो रहा है, पर यहाँ पे और हमें क्या दिख रहा है, रेप्लिकेशन, स्प्लाइसिंग एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये वेरिएंट अपना इसका एक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, सिमिलर विद द माउस H2AL, राइट। तो ये आपकी अपनी एक प्रैक्टिस है, ठीक है। H3.1, H3.2.3 और ये सारी चीजें हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अब आपकी जॉब होगी कि सारे हिस्टोन के जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे H3 के और वेरिएंट्स दिए गए हैं, जैसे H3.5, H3.6, H3.7, H3.8। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि बहुत सारी डिस्कवरीज होती जा रही है, नए नए वेरिएंट्स हमें मिल रहे हैं, और ये वेरिएंट्स जो हैं हमें ये भी दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं कुछ खास स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैसे रेगुलेशन करेंगे वो सब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो ये है SNP-A है जो कि एपिजेनेटिक मार्कर सेंट्रोमियर के पास रोल प्ले करता है, राइट, सेंट्रोमियर में वहां पे एपिजेनेटिक मार्किंग का रोल प्ले करता है। देन H3MM7, तो ये भी एक सब वेरिएंट है जो कि स्केलेटल मसल या सैटेलाइट सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है SNP-A का एक स्पेसिफिक थोड़ा रोल दिया, क्योंकि हर एक वेरिएंट्स की कुछ कुछ और डिटेलिंग्स की जा सकती है, बट हम लोग उतना डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, राइट। इतना ही आप लोग कि कौन कौन से किसके वेरिएंट्स है, उनका कौन सा फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, यही ध्यान में रखें तो अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखिए हिस्टोन वेरिएंट है एक SNP-A करके, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, ये ऐड हो गया, और ये टर्मिनल टेल्स है हिस्टोन की। तो उसने क्या किया, एक हिस्टोन को निकाला और खुद ऐड हो गया, ठीक। फिर ये जो है बेसिकली जब ऐड होने के बाद जो इसका हिस्टोन टेल्स में जो भी मॉडिफिकेशंस हुए उसमें ये क्या कर रहा है, काइनेटोकोर प्रोटीन से इंटरैक्ट कर रहा है, काइनेटोकोर प्रोटीन से इंटरैक्शन में मदद मिल रही है।
फिर SNAP A includes an extended amino terminal tail region which acts as a binding site for another protein component of kinetochore. तो काइनेटोकोर SNAP A के आने से फायदा क्या हुआ, काइनेटोकोर से इंटरेक्शन और बढ़ गया. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज SNAP C. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो काइनेटोकोर का जो अपना फंक्शन है, फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, जो कि सेंट्रोमियर के पास आपकी ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो है लोकेटेड होती है, उसमें ये हेल्प कर रहा है. Consistent with this interaction being critical for kinetochore formation, loss of SNAP A, अगर SNAP A को ऑब्वियसली आप निकाल दें तो क्या होगा, तो काइनेटोकोर का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर सेंट्रोमेरिक डीएनए के फॉर्मेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी. तो ये आपने देखा कि किस तरीके से, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक हिस्टोन वेरिएंट जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा SNAP A विच इज इंटरेक्टिंग विद काइनेटोकोर प्रोटीन विच इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमेरिक डीएनए. यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है लगा, वो उसके लिए टैबुलेशन कर दिया है, तो आप उसको थोड़ा देख सकते हैं. हिस्टोन वेरिएंट्स जो है, ठीक. तो ये जो हम लोगों ने हिस्टोन वेरिएंट देखा वो हम लोगों ने A, B, 3 और 4 के लिए देखा. और लिंकर हिस्टोन वेरिएंट्स जो है वो है H1 सब टाइप्स हैं. हिस्टोन 8 हिस्टोन सब टाइप्स हैं जैसे उसके हैं. H1 के 8 हिस्टोन लगभग टाइप्स पाए जाते हैं, H1A से H1E, देन देयर इज O, देयर इज T, राइट. इस तरीके से ये पाए जाते हैं. और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि ये एक MX1 होम्योडोमेन प्रोटीन है, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद लिंकर हिस्टोन H1B. द कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू एन एनहांसर एलिमेंट इन द MyoD जीन एंड इनहिबिट्स जीन एक्सप्रेशन. तो आप देख रहे हैं कि जो MSX1 होम्योडोमेन प्रोटीन है वो लिंकर हिस्टोन यानी H1B के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रही है और जीन एक्सप्रेशन को बंद कर रही है. और ये जो किसकी जीन एक्सप्रेशन को ऑफ कर रही है, इन दोनों का इंटरैक्शन, MS इसका और इन दोनों का इंटरैक्शन मायोडी जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है. ठीक है, H1B क्या है, एक तरीके का H1 वेरिएंट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है. और मायोडी एक्चुअली में नॉर्मल काम क्या करती है, ये मसल प्रोजेनिटर सेल्स है, डिफरेंशिएट करती है मसल सेल्स को. जो मसल्स बनाने वाली जो सेल्स हैं उनके डिफरेंशिएशन में ये रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, तो पर अगर आप डिक्रीज फंक्शन कर दे प्रोडक्शन ऑफ H1B या MS1 का डेवलपमेंट के समय, तो क्या होगा, मायोडी जीन एक्सप्रेस होने लगेगी. तो अब आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि मायोडी जीन क्या है, ये मसल के डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल सेल्स के डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो डिफरेंशिएशन कब होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन जब एडल्ट में हो गए तब तो नहीं होना चाहिए. तो अब आप लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि MSX1 और H1B जो है, ये जो है एडल्ट के समय, एडल्ट स्टेज के समय ये इंटरैक्ट करके मायोडी जीन को मायोडी जीन को ब्लॉक कर दें. पर जब डेवलपमेंट स्टेज चल रहा हो तो MSX1 का और H1B का इंटरैक्शन ना हो तो अच्छा है. क्यों? क्योंकि उस समय एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डेवलपमेंटल स्टेज में डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए. तो ये फिर उस समय इंटरैक्ट ना करे तो बेहतर है, उस तरीके से फिर यहाँ डिफरेंशिएशन होने लगेगा. तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल भी के तहत भी ये समझाया गया है. ठीक है, कि यहाँ पे MSX1 और फिर क्या है, यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन बाइंड की, ये H1 का एक हिस्टोन वेरिएंट है, ये यहाँ करने लगा. तो आप देख रहे हैं मायोडी जो है वो ब्लॉक हो गया, वो जो मायोडी जीन यहाँ पे लोकेटेड था वो ब्लॉक हो गया. ठीक है, तो अगर इंटरैक्शन नहीं करेंगे तो वो से फिर से एक्सप्रेशन होने लगेगा. तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया एक H1B का. ठीक है, तो हिस्टोन वेरिएंट मेरे ख्याल से किसी पूछा गया है, छोटा सा ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ सकते हैं. इसलिए हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ जो पुराने हैं और उनका कुछ मेजर फंक्शन है, जैसे H2A का,
तो H2AX की थोड़ी सी डिटेलिंग किया जाए, फिर H2AZ की डिटेलिंग किया जाए, फिर H3। इसलिए मैंने सिर्फ फंक्शन लिख दिया है ये सोचते हुए कि अगर आप ही आगे बढ़ेंगे तो वो शायद फंक्शन ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस ऑब्वियस सी बात है कि अब जिस तरीके से अभी आपने क्वेश्चंस देखे कि कितना डिटेल क्वेश्चन, तो इतना अंदर तक डिटेलिंग्स की जा रही हैं, तो होपफुली आगे क्या हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अब जैसे ये सब क्या है, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी जो H1B की ही बात करें, तो अभी क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते हैं कि अरे ये बहुत ज्यादा हो गया है या ये एग्जाम मतलब इतना करें नहीं याद रहेगा, बट ये सब जो एग्जाम्पल्स होते हैं एक्चुअली यही एग्जाम्पल्स जो है कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देखा H1P और पॉलीकॉम प्रोटीन का, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन उससे एक तरीके से पार्ट सी में आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपको एनालिसिस बढ़ाता है। अब जैसे ये था, ये एक बहुत अच्छी एनालिसिस है कि किस तरीके से H1B वेरिएंट जो है मायोडी एक्सप्रेशन को कम कर सकता है इन दैट, अगर वो डेवलपमेंट स्टेज को पार कर गया। तो दीज आर द थिंग्स कि अगर पढ़े तो अच्छा है, बाकी आपकी भी मर्जी है कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन करनी पड़ रही है तो कुछ स्पेसिफिक आप कर सकते हैं, सभी वेरिएंट्स को मत एकदम याद करिएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, ये कुछ खास मैंने अलग इसलिए कर दिए थे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है।